नमस्कार। इस वीडियो में मैं वैदिक संस्कृत पर आपके साथ चर्चा करूंगा। ऋग्वेद की भाषा वैदिक भाषा के उपलब्ध रूपों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की भाषा अवश्य कुछ बाद की है, जो कि लगभग 100 ईसा पूर्व की है। इसके बाद का वैदिक भाषा का रूप जो हम देखते हैं वह वेदोत्तर साहित्य में देखते हैं। वेदोत्तर साहित्य में ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इसका काल देश भाषा शास्त्रीय आधार पर यदि हम देखें तो 100 और 800 ईसा पूर्व पश्चिम मध्य देश निश्चित किया गया है। बाद में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन होते गए और कुछ कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी जाती रहीं। अंत में यह साहित्यिक संस्कृति के रूप में उभरकर हमारे सामने आती है। जहाँ तक हम वैदिक संस्कृत के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी के रूप में हम जिस वर्णमाला का अध्ययन करते हैं वह वास्तव में हिंदी न होकर आर्य भाषा है। और वैदिक भाषा में मूल भारोपीय भाषा की अपेक्षा स्वर बहुत कम हो गए हैं। केवल अ, आ, ई, उ, री, लृ, ऋ आदि मूल स्वर और ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त स्वर बचे हैं। वैदिक भाषा की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो वैदिक भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि ल का लह वैदिक भाषा की विशिष्ट ध्वनियां हैं, जो कि संस्कृत में नहीं रही। यदि जन भाषा की बात करें तो जन भाषा में ये अवश्य मिल जाती हैं। संस्कृत में ऐ और औ का अ, ई और उ उच्चारण होता है, जबकि वैदिक भाषा में ऐ और औ इस प्रकार से हम इसका उच्चारण देखते हैं। वैदिक भाषा में गीतात्मक स्वराघात और बलात्मक स्वराघात दोनों ही मिलते हैं, जबकि संस्कृत में केवल बलात्मक स्वराघात ही बाकी बचा है। वैदिक भाषा में संधि और समास प्रायः दो शब्दों के होते थे, लेकिन संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में दीर्घाकार होने लगे और 10 से लेकर 15 शब्दों तक के भी ये होने लगे। और विसर्ग च वर्ग, ट वर्ग, श और स इत्यादि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो कि मूल भारोपीय भाषा में नहीं थी, लेकिन जब हम वैदिक संस्कृत में उन्हें देखते हैं तो वे वैदिक संस्कृत में प्रादुर्भूत हुई दिखाई पड़ती हैं। शब्द भी 2 प्रकार के थे इनमें, जैसे स्वरांत और व्यंजनांत। इन शब्दों के 3 पुरुष, 3 वचन और 8 कारक होते थे। इनके विभिन्न रूप प्रत्ययों की सहायता से निर्मित किए जाते थे। धातुओं के भी इसमें अनेक रूप थे। ये रूप 3 वचन, 3 पुरुष, 2 वाच्य, 4 काल, लट, लंग और लिट तथा 5 कालों के अनुसार थे। मूल भारोपीय ध्वनियों में वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की तुलना करने पर हमारे सामने यह स्पष्ट होता है कि यहाँ तक आते आते ध्वनियों में बहुत सा अंतर आ गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि एक पर्याप्त अंतर आ गया था। व्यंजनों में ट वर्ग, च वर्ग आ गए थे, श और श इत्यादि कुछ फुटकर ध्वनियां भी आ गई थीं। दूसरी ओर 3
क वर्गों के स्थान पर केवल एक ही रह गया था। स्वरों की यदि बात करें तो स्वरों में पहले ए, ओ, आई, औ इनको संयुक्त स्वर माना जाता था तथा इनके उच्चारणगत क्रम में आई, औ, आई, आउ माने जाते थे, परंतु बाद में विद्वानों ने ए और ओ को मूल स्वर मान लिया और संयुक्त स्वर केवल आई और औ माने जाने लगे और इनका उच्चारण क्रम भी आई और औ था। व्यंजनों में मूर्धन्य ध्वनियों को पाया जाने लगा। वैदिक संस्कृति की यह अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने दिखाई पड़ता है। वैदिक संस्कृत का शब्द भंडार बहुत समृद्ध रहा। इसमें अधिकतर तत्सम शब्दों को हम देखते हैं। इतने पर भी कुछ देशज और तद्भव शब्द यदि हम वहां ढूंढें तो वे दिखाई नहीं देते। तद्भव शब्द प्राकृत अथवा तत्कालीन लोक भाषा के प्रभाव के कारण हमें थोड़े बहुत कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यदि हम मूल रूप से देखें तो वहाँ इनका बहुत अभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ सामान्य रचनात्मक विशेषताएं भी हैं और वे रचनात्मक विशेषताएं बताते हुए वे कहते हैं कि वैदिक संस्कृत इसकी भाषा क्लिष्ट थी, योगात्मक थी और शब्दों में धातु का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। लौकिक संस्कृत तक आते आते कुछ अर्थ परिवर्तन प्रारंभ हो गया था। वैदिक में रूप रचना जटिल थी, रूप बहुत अधिक थे, अपवादों की संख्या भी कम नहीं थी, काफी सारे अपवाद थे। लौकिक संस्कृत में अपवाद तथा रूप कम होते चले गए, लेकिन भाषा बहुत अधिक नियमबद्ध हो गई थी। वाक्य में शब्द का स्थान भी निश्चित नहीं था। शब्द कहीं भी आ सकते थे और कभी-कभी उपसर्ग भी मूल शब्द से हटकर अलग आ जाया करते थे और इसमें 3 लिंग थे और 3 वचन थे। इस प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राचीन आर्य भाषा की कुछ सामान्य रचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार से गिनाई हैं। धन्यवाद।